कि इसमें जो डेल्टा ई है दैट इज कमिंग आउट टू बी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 13.6 है, ठीक। और जब हमारे पास इसको हमने जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, इसको चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी E इक्वल टू क्यू वी। ये याद रखना बच्चों, आपको क्या याद रखना है, एनर्जी बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल। सो एनर्जी E बराबर Q इंटू वी, ये है। एंड सो दिस इज इक्वल टू, जब इसको कन्वर्ट करोगे आप जूल में तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ये टर्म में आ गया। तो जूल में नॉर्मली हम लोग नहीं उतना यार यूज नहीं करना, मोस्टली हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही डील करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नंबर है वो छोटा सा अच्छा सा नंबर है 13.6। ठीक है, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. sir. एंड नाउ इट इज कमिंग आउट टू द नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया इज व्हाट? सो नेक्स्ट आइडिया इज व्हाट एग्जैक्टली, आपको याद है हमने एक टर्म 9th या 10th में पढ़ा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज दैट? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? So minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. वेरी गुड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost shell electron और most loosely bonded electron from an isolated gaseous atom से हमें हटाना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो वो आयनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, हटा देना है। हटा देने का मतलब क्या हो गया, मैंने कहा कि पेन से ढक्कन हटा देना है, यानी बिल्कुल पेन से ढक्कन चिपकना चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली अलग हो गया उससे, यानी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है अब। एंड सो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस कि उस केस में जैसे मान लो ये न्यूक्लियस था, ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन इसको पुल कर रहा था। अब जब ये बहुत ही दूर चला गया, बहुत दूर चला गया मतलब N2 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। कैन वी से लाइक दैट? आयनाइज Yes, करने sir. का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो चला गया कहाँ पर, N2 बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, जब N2 बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा, इस फॉर्मूला में इसको पुट करके देखो जरा क्या वैल्यू आता है। यही 13.6 वाले में पुट कर दो तो क्या वैल्यू मिलती है हमें। एंड सो वी कैन राइट हियर फॉर हाइड्रोजन एटम, हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, वी कैन से हियर इट लाइक दिस, डेल्टा ई बराबर आई ई विच इज इक्वल टू 13.6 इंटू हाइड्रोजन के लिए जेड कितना है, ये है ना फॉर्मूला हमारा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए कितना है जेड 1, सो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो 1/1 स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर करना है अपॉन 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर करना है। तो ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी स्क्वायर, जीरो अनडिफाइंड है, जीरो है, सो दिस इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड देयरफॉर वी कैन से आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इज हाउ मच, कितना है ये, 13.6. 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तो यदि मैं थोड़ा ऊपर कर दोगे? इसको बिल्कुल कर देंगे यहाँ पर ऊपर, और यदि मैं इसको जूल के टर्म्स में लिखूं तो जूल में कितना हो जाएगा, जूल में यही वाला टर्म आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/n स्क्वायर, तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा जूल में। सो वी कैन राइट हियर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो खूबी की बात ये है कि जो भी एक्सपेरिमेंट से आया था और जो एक्चुअल हाइड्रोजन का होता है दैट इज ऑल इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इस मॉडल से भी और जो एक्चुअली देखा गया वो भी इसी वैल्यू को सपोर्ट करता है। एंड सो इट वाज एज्यूम्ड कि हाँ ये फॉर्मूला जो है वो ठीक ठीक बैठ रहा है। एंड देयरफॉर क्वेश्चन इज, अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस Li2 प्लस एंड Be3 प्लस, कितना कितना होगा, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस Li2 प्लस एंड Be3 प्लस। तो जैसे हमने यहाँ पे किया था आई ऑफ हाइड्रोजन एटम में ढूंढना था यहाँ पर, सो वी कैन सी क्योंकि आर एच इंटू जेड स्क्वायर को जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया 13.6 आ गया था। जब हीलियम प्लस ले लेंगे तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी है 2 है, एंड सो दिस इज 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 54.4 आ गया। सिमिलरली फॉर लिथियम दिस इज 122.4 और बेरिलियम के लिए 217। सो इफेक्टिवली वी हैव सीन मोर जेड मोर आई। इसी पर बेस्ड एक नया क्वेश्चन है जिसमें कि हमने यहाँ पे ये लिया है, यानी आपको कैलकुलेट करना है इसमें हाइड्रोजन He प्लस और Li+2 के लिए डेल्टा E N1 to 2 N2 to 2 to 3 एंड N3 to 4 ऐसे में कैलकुलेट करना है। सो प्लीज कंप्लीट दिस टेबल।
सो इफ यू जस्ट लुक एट दीज वैल्यूज, तो यानी हाइड्रोजन के लिए पहला वाला आ गया 1 to 2 में 10.2 है, 2 to 3 में 1.8 है, यहाँ पर 0.66 है, हीलियम में 40.8, 7.2, 2.64, 91.8, 16.2 एंड 5.9। अब देखो बच्चों, इसमें एक चीज नोटिस करने वाला है, ट्रेंड है, एक खूबी है। क्या खूबी है? जब देखो यहाँ पर कि 10.2 को 1.8 से डिवाइड करो तो करीब करीब कितना आ जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, मतलब ऑलमोस्ट ये 6 के आसपास करीब पहुंच जाएगा, 5.5 के आसपास हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको और इसको डिवाइड करके देखो कितना है, ये करीब 3 टाइम्स है। सिमिलरली ये वाला भी क्या है हमारे पास, करीब करीब ये 2.5 टाइम्स है, और यहाँ पर ये वाला कितना है, करीब करीब 6 टाइम्स है। इस वाले में भी क्या है, करीब करीब 6 टाइम्स है, और ये वाला कैसा है, 3 टाइम्स है। फाइन। एंड सो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं तो जो गैप है, ये गैप बड़ा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। गैप कम होता जा रहा है। एंड देयरफॉर, इसीलिए ये ध्यान रखना है हमें कि जैसे जैसे न्यूक्लियस है, यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियस ले लिया हमने, ये N1 शेल है, इसकी अपनी कुछ एनर्जी है, तो N1 और N2 में जो गैप होगा वो सबसे बड़ा होगा। क्या ध्यान रखना है, सबसे बड़ा गैप कहां पर, N1 और N2 में, फिर उसके बाद N2 और N3 में, फिर ऐसे ही ये गैप जो होगा वो फिर N3 से N4, फिर N4 से N5, यानी जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे जो गैप है वो बिल्कुल एकदम छोटा 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 होता जाएगा, एंड फाइनली इट विल मर्ज, सारा का सारा क्या होता है, ये मर्ज हो जाता है आपस में, है ना। Yes, sir. यानी इसमें कंक्लूजन क्या निकला, एज वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस द गैप बिटवीन द एनर्जी लेवल्स डिक्रीज, जो भी गैप होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करता जाता है। एंड सो यहाँ पर लास्ट फिर ये कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। मेक इट ए नोट, नोट करो इसको। as we move away from the nucleus, the energy gap keep on decreasing, that is largest gap between N1 से N2 में largest gap है, और फिर धीरे धीरे ये गैप हमारा छोटा होता जाएगा। ठीक, सो दिस वाज द मॉडल, और इसके साथ हमने ऐसे एनर्जी वगैरह हमने ऐसे कैलकुलेट किया था। होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन दिस, यहां तक में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलें आगे इससे। So while the second effect is basically photoelectric effect, so this photoelectric is basically photo plus electric, and so we can write here radiation or light. Photo is coming from radiation or light है, electricity is basically charge की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, यानी movement of charge है, यानी flow of electron है, या flow of charge की हम बात करते हैं इसमें। तो यू माइट हैव हर्ड ऑफ, अपने फोटोवोल्टाइक सेल का नाम सुना होगा, या सोलर सेल का नाम सुना होगा, देखा होगा, हाँ या ना, देखा है कि नहीं देखा है आपने? Yes, sir. सोलर पावर की हम लोग जो बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस देयर, वहां पर व्हाट इज हैपनिंग देयर, इसमें Light to electrical energy. लाइट टू इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट होता है। कैसे होता है ये चीजें, मतलब ये अचानक से कैसे लाइट से, तो फिर तो इतना सारा लाइट है तो क्यों नहीं हो जाता अपने आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट? या फिर जो घर में अभी अभी भी आपके मान लो सपोज जैसे अंधेरा हो गया, फिर हमने ट्यूबलाइट जला ही रखी है तो उसी का यूज करके फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? बोलो बच्चों। सर वो सनरेज से ही होता है। सनरेज से ही होता है, मतलब ये नियम है, रूल है क्या ये? इज इट रूल, इज दिस अ रूल? हाँ, वो नहीं पता।
अच्छा ये नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। सन में देखो सर यूवी रेज होता है तो इसलिए सर। अच्छा चलो देखो यहाँ पर देखो, ये बहुत सीधी सी बात है, इसमें जैसे आप मैकेनिज्म समझेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है वहां पर। तो हो ये रहा है कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऊपर में एक स्पेशली डिजाइंड शेल बनाते हैं। शेल बनाने का मतलब है कि वहां पर हम लोग कुछ मेटल के प्लेट्स वहां पे बनाते हैं, और वो जो मेटल के प्लेट्स होते हैं वो ऐसा होता है कि वो टुवर्ड्स जिस डायरेक्शन में सन का जो रेज है वो डायरेक्टली उसके ऊपर पड़े, ताकि मैक्सिमम जो रेडिएशन है वो वहां पर डायरेक्टली फॉल कर सके, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्कैटर्ड ना हो। सो अकॉर्डिंगली वहां पर वो जब उसके सन रेज जब गिरते हैं वहां पर या फॉल करता है, तो उसमें से क्या होता है कि उस मेटल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, निकलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये बिल्कुल कहानी वैसी ही है जिस तरह की कहानी हमने कहाँ पे पढ़ा था, यू कैन से याद करो, जो हमने यहाँ पर मतलब यू कैन से एमिशन स्पेक्ट्रा में पढ़ा था। वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर हमने ढेर सारा एनर्जी दिया, बर्स्ट कराया था, विस्फोट करा दिया था, बारूद डाला हुआ था उसके अंदर, एक्सप्लोसिव डाला हुआ था, एंड देन इट हैज टेकन प्लेस, फिर वो हुआ था वहां पर। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हमें ऐसे ही सोचना है। यहाँ पर क्या सोचना है इसमें कि यहाँ पर भी, लेकिन वहां पर सोर्स में एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो यहाँ पर हम लोग चेंज क्या करते हैं कि जो सब्सटेंस हम लेते हैं वो ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जिसमें कि कम एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर ये जो ये मेटल का प्लेट है, आपने देखा होगा कि इसके ऐसे प्लेट बना हुआ होता है। तो ये जो प्लेट्स बने हुए होते हैं, ये प्लेट्स इसी तरह से डिजाइंड होते हैं जिसमें कि मतलब रिलेटिवली कम एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन निकल आए। यहाँ पर जो प्लेट्स बना हुआ होता है वो प्लेट्स ऐसे हैं जहां पर ये एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं हम लोग सारा स्टोर करते हैं, और जब स्टोर करते हैं एंड देन इट इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली क्या हुआ, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म में नहीं देखना, सीधी सी बात करते हैं। यानी हमने क्या किया, यहाँ पर एक मेटल प्लेट लिया, यही मेटल प्लेट है जो कि हमने ऐसे दिखाया, व्हाइट कलर वाले से ऐसे ड्रॉ कर दिया, डन। अब अभी अभी हमने एक टर्म पढ़ा था ना, आयनाइजेशन एनर्जी, यस और नो? तो Yes, उसमें sir. क्या था, इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी हुई एनर्जी को हम की बात करते हैं। तो यहाँ से जब सन रेज जब यहाँ पे फॉल करती हैं, सो इन दैट केस क्या होगा, सन रेज यहाँ पे गिरा, एज अ रिजल्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर के इस मेटल से बाहर निकल जाता है। यानी हमें एक ऐसा मेटल लेना पड़ेगा जो कि सन की जो एनर्जी है उस एनर्जी से वो उसके इलेक्ट्रॉन को वो निकाल दे। तो यदि कोई ऐसा मेटल ले लेंगे जिसमें ये संभव नहीं है, तो करते रहो जितना सन की एनर्जी देना डालते रहो, कभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो ये चीज होगा ही नहीं, है ना? Yes, sir. हमें कैसा मेटल चाहिए यहाँ पर, व्हाट टाइप ऑफ मेटल वी नीड हियर? सो वी नीड अ मेटल विद लो आयनाइजेशन एनर्जी। इसीलिए ये ध्यान रखना है बच्चों आपको कि जब भी हम लोग इसकी बात करेंगे, किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हम लोग करेंगे, तो उसमें कैसा मेटल होना चाहिए, मेटल हैज टू बी सच विच हैज लो आयनाइजेशन एनर्जी, यानी जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाल सकें। ठीक, सो मेटल विथ लो आयनाइजेशन एनर्जी इज यूज्ड हियर। अच्छा, अब जब यहाँ से एनर्जी एनर्जी यूज हमने किया, तो फिर उसके बाद क्या सब होगा, तो उसके बाद होगा ये कि क्या जो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, क्या उसको सूरज को पता है कि मुझे कितना एनर्जी मैंने दिया है, और इलेक्ट्रॉन को पता है कि इतना ही एनर्जी मुझे एब्जॉर्ब करना है? नहीं, सूरज की अपनी कुछ एनर्जी है, उस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया। तो जो इलेक्ट्रॉन, पहले सोच के देखो यहाँ पर कि मान लो जैसे आप लोग हम लोग, हमारे पास एक ऐसा समझ लो कि हमारे पास एक ये यहाँ पर हमने क्या किया, एक छोटा सा मैं ऐसे एक कंटेनर बना लेता हूँ, और इसे मैंने एक टेनिस का बॉल डाल दिया, कोई भी एक बॉल लगा देते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर एक बॉल ले लिया छोटा सा, आई एम टेकिंग अ बॉल हियर, और बॉल को मैंने ऐसे दिखा दिया। अब जरा सोचो यहाँ पर, यदि मुझे इस बॉल को यहाँ से हटाना है, यदि मुझे इस बॉल को यहाँ से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। सो व्हाट यू नीड टू ऐड, यू नीड टू ऐड सम काइंड ऑफ एनर्जी टू दिस। एनर्जी दिया मैंने इसमें, तो जैसे ही एनर्जी दिया तो ये जो एनर्जी आया है तो वो किन चीजों में यूज होगा। यदि मैं ये कहूं कि बॉल को मैंने बांध दिया, तो क्या बॉल निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। यदि बहुत ही मजबूत लोहे के रॉड से बांध दिया है तो नहीं निकल पाएगा। लेकिन यदि बांधा हुआ नहीं है
तो आसानी से निकल सकता है। यानी बांधने से भी फर्क पड़ेगा ना एनर्जी का कि नहीं? यस और नो? यस सर। ठीक, यानी कहने का ये मतलब जितना स्ट्रांगली ये अटैच्ड होगा, जितना स्ट्रांगली यहाँ पर ये अटैच्ड होगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी यहाँ पर इसको निकालने के लिए चाहिए। जितना कम फोर्स से ये अटैच्ड होगा, उतनी कम एनर्जी चाहिए होगा। एंड सो वी कैन से, तो दो तरह में यहाँ पे जो एनर्जी का यूज हो रहा है, ये दो तरीके से यूज हो रहा है। एक तो इसके बीच के फोर्स को कम करने के लिए, तोड़ने के लिए, और फिर उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी बन के ये निकल जा रहा है। यानी इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो एक टेबल ले लिया हमने, यहाँ पर एक टेबल ले लिया, और इस टेबल पे मेरे पास क्या है, जस्ट इमेजिन आई हैव टेकन टेबल है, और इस टेबल पे मैंने ऐसे बना दिया है इसको, एक कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक। और जो कॉइन है, ये वाला कॉइन हमने लिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे एक कॉइन ले लिया, ठीक है। इस कॉइन को मुझे हटाना है, तो यहां से नीचे गिराने के लिए क्या कोई भी फोर्स सफिशिएंट है? क्या कोई भी फोर्स पे अप्लाई करेंगे तो क्या ये नीचे गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। यानी पहले मैं हल्का सा फोर्स लगाया, तो ये क्या हो, यहां से शिफ्ट हो गया, यहां पहुंच गया, और हल्का सा लगाया तो बिल्कुल ये किनारे पे पहुंच गया। यानी अब जो हमारे पास ये पहुंचा है कॉइन, वो कहां पर है? बिल्कुल इस जगह पर अटक गया, एकदम से, एकदम ये अटका हुआ है यहाँ पर। अब यानी अब थोड़ा सा और आप दोगे, इसका टच भी करोगे तो ये नीचे गिर जाएगा, है ना? यस Yes, सर। sir. बिल्कुल वही सिचुएशन है बच्चों यहाँ पर, कि मेटल के साथ ये इलेक्ट्रॉन बाइंडेड है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये वाला बिल्कुल बाइंडेड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला। और ये जो हमारा बाइंडेड इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हमने इसमें से कुछ एनर्जी दिया, तो ये होते 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 ये बिल्कुल सरफेस तक पहुंच गया। उसके बाद जो एनर्जी दिया, उससे ये क्या हो गया, ये बाहर भाग के निकला। जैसे ही बाहर निकला तो कौन सी एनर्जी आएगी? यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक। तो ये दो एनर्जी के पार्ट्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं। सो दिस इज E1 इज यूज्ड टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन टू द सरफेस। यानी ये वाला इसको हमने E1 का नाम दे दिया, दिस इज E1, ठीक। और जो E2 है, ये इसका काइनेटिक एनर्जी है। सो दिस एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। सो व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन टू द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल के सरफेस तक लाने में जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, वो एनर्जी क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया, राइट। और जो E2 है हमारा, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो ये टोटल जो एनर्जी का सम होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? टोटल एनर्जी वुड बी इक्वल टू व्हाट? थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक। हाँ, और ये एनर्जी कहाँ से है? यही सन से आने वाली एनर्जी है। सो दिस E, टोटल एनर्जी E वुड बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। सो हैव यू गॉट द आइडिया ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि यहाँ पे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को निकालना है मेटल से। तो पहली बात, हमें मेटल ऐसा होना चाहिए जिसका आयनाइजेशन एनर्जी लो हो, ताकि कम एनर्जी पे भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें हम। एंड सो देन जो एनर्जी सन रेज से आती है, वो उसको एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन। जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नीचे में हमारे पास पड़ा हुआ है, वो सरफेस के ऊपर आएगा, और फिर उससे जो एक्सेस में एनर्जी होगा, उससे वो उसको पुश करके बाहर निकालता है, यानी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है उसकी। एंड सो नेट एनर्जी वुड बी इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा, ठीक। एंड सो टोटल एनर्जी गिवन बाय दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को मैंने एक बॉल से भी यहाँ पे दिखा रखा है, इमेज यहाँ पे देखना। इस वाले इमेज को देखो, यही वाला मैंने टेबल लिया था, ये वही वाला टेबल है, लेकिन इसमें टेबल में कॉइन के बदले मैंने यहाँ पर एक बॉल ले रखा है। सो आई हैव टेकन अ बॉल हियर, यहाँ पर एक बॉल मैंने लिया हुआ है, और इसी बॉल को हमने इसके ऊपर रखा हुआ है। तो पहले हल्का सा पुश किया, पुश करते गए करते गए करते बिल्कुल यहाँ पर पहुंच चुका है, एकदम एज पे। जैसे ही और भी थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा, मतलब एकदम थोड़ा सा हमने दिया, सो एज रिजल्ट क्या हो गया? ये बिल्कुल नीचे गिर गया। तो यही यही चीज हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। एनर्जी दिया, इतना दिया, देते 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 एक ऐसी एनर्जी आ गई यहाँ पर कि ये यहाँ तक बाहर निकल चुका है, और उसके बाद फिर ये बाहर निकल जाता है। अच्छा, यदि मैं मेटल ऐसा ले लूं जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो, इफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल इज वेरी हाई, तो क्या कितने भी एनर्जी हम डालते रहेंगे तो ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जब यहाँ तक ही नहीं पहुंचेगा तो इजेक्ट कहाँ से होगा? तो ये हर मेटल में संभव नहीं है। तो बहुत ही हमें स्पेसिफिक मेटल की हमें जरूरत पड़ती है, राइट। अब इसी के साथ कुछ रूल्स भी हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, बट लेट अस सी दैट फर्स्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पर दिस इज इक्वल टू, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको?
फाई, यानी एक सर्कल लिया उसको ऐसे कट कर दिया, तो यानी ऐसे ये लिया है, देखो यहाँ पर ये फाई है, दिस इज योर फाई। ये है फाई, तो यानी ये वाला हमारे पास ऐसे सर्कल कट कर दिया, जैसे PHI फाई बोलते हैं इसको। तो जो हमारे पास अल्फा बीटा ए भी होता है, वैसे यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा साई, इसको हम लोग साई बोलते हैं, और ये वाला फाई है। डन, तो ये वाला फाई है प्लस हाफ mv² हो गया। और सो अब यार देखो यहाँ पर जो एनर्जी को हम लोग कैसे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर अल्ट्रावायलेट के लिए या सिंपल रेडिएशन के लिए, E बराबर h न्यू लिखा था हम लोगों ने, यस और नो? यस सर। तो जब E बराबर h न्यू है हमारे पास, तो वहां से क्या बन जाएगा, देयरफॉर वी कैन राइट हियर, यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो h न्यू है हमारा, दिस इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। एच न्यू नॉट मतलब वही हमारा ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी फाई हो गया। सो दिस फाई इज बेसिकली एच न्यू नॉट, ये वाला एच न्यू नॉट है, एंड सो वी राइट थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है। तो ये जो न्यू नॉट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या कहेंगे इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस हाफ mv²। तो बच्चों इसमें क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू व्हाट, फाई है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। नाउ दिस इज टोटल एनर्जी इज गिवन बाय h न्यू, रेडिएशन का जो एनर्जी होता है ये h न्यू होता है, एंड दिस इज इक्वल टू h न्यू नॉट, इसी फाई को हमने लिखा है h न्यू नॉट प्लस हाफ mv², ये हमने लिख लिया। तो यदि मैं ये कहूँ कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, so from this you can see here कि kinetic energy is equal to h nu minus h nu naught, ये वाला आ जाएगा, ठीक। और we can say h times nu minus nu naught, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, ठीक, sir. हाँ। तो ये वाला हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। नाउ अब इसमें देखो यहाँ पर एक ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना आप लोगों को आता है? ग्राफ के बारे में आइडिया है बच्चों आप लोगों को? Yes. Yes, sir. तो यदि मैं ये कहूँ कि काइनेटिक एनर्जी और इसका ग्राफ बनाएं, तो हम लोग कैसा, हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? चलो खैर ये ग्राफ वाले ना हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा पार्ट है जो कि हमें मतलब मैथ से हम लोग रिलेट करते हैं, तो अभी हम लोग उसके ऊपर टाइम नहीं लगाते, सीधा ये ग्राफ ऐसे बनता है हमारे पास, इसको ऐसे ही ध्यान रखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ लॉज की भी बात होती है, ठीक, तो ये लॉज की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो व्हेन आई से ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और ये जो हमने यहाँ पे लिखा है फोटो इफेक्ट जो लिखा है यहाँ पर, इसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं। सो दैट रूल्स वी नीड टू, हमें वो रूल्स लिखना होगा यहाँ पर। सो जस्ट मेक इट अ नोट, इसको नोट करना थोड़ा सा बच्चों। So do you have idea about this energy conservation principle or conservative property? What is meaning of conservative property? Any idea about conservative property? So this photoelectric effect was given by Hertz in 1887, and this is just इसमें यहाँ पे देखो ये लिखा है when ejected when certain metals, for example potassium, rubidium, cesium, etc. इन सब का यूज किया था to the beam of light as shown in the diagram। यहाँ पर वही है, यहाँ पे इसमें लाइट का सोर्स किया गया, मेटल सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। This phenomena is called photoelectric effect, and the results were observed in this experiment were, देखो यहाँ पर इसमें तो ध्यान से पढ़ना है इसको। देखो ये अभी हमने लॉज लिखा है ना, वही लॉज यहाँ पर लिखा हुआ है। The electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface। मतलब यहाँ पर इसमें कोई टाइम लैग नहीं है, कोई टाइम गैप नहीं होता,
ठीक, यानी मेटल पर इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया सीधा. So the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface. So there is no time lag between striking the beam and ejection of electron from the metal surface. कोई time lag नहीं है यहाँ पर. दूसरा, the number of electrons ejected is proportional to the, जितना जो इजेक्टेड होगा ये इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट. यही हम लोगों ने बात की है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है. जितना ज्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाएगा, प्रोवाइडेड क्या कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन क्या है बच्चों, बोलो. That minimum frequency is threshold. हाँ, तो इसमें जो इंटेंसिटी जो लाइट होनी चाहिए, लाइट शुड बी सच, जिसकी जो हमारे पास यहाँ पे जो रेडिएशन है वो रेडिएशन ऐसा होना चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो. देन फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी also known as threshold frequency below which photoelectric effect is not observed. यानी उसके नीचे वो इफेक्ट हमें नहीं दिखाई देता है. एट अ फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, वही न्यू इक्वल टू न्यू नॉट मतलब वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. So nu equal nu naught, the ejected electrons come out with certain kinetic energy. Kinetic energy of these electrons increase with the increase of frequency of the light. देखो यहाँ पर यही हमने लिखा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही बढ़ेगी जब जो रेडिएशन है जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो. राइट, एंड सो दीज वर दी लॉज ऑफ, वी कैन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये हमारा लॉ था. इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ और आगे की बात करते हैं. अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, इससे मिला क्या हमें, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं. एंड सो देयर इज अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा यहाँ पर, एक ये लिया है. ये वाला क्वेश्चन जब पढ़ो जरा, इसको लिखो एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट. आपके सामने ये क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 2.8. Problem number 2.8. When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium, electrons are emitted with a kinetic energy of this much joule per mole. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? Try this question.